हेलो एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज लेटेंट हीट एंड ट्रिपल पॉइंट। एक्चुअली दिस इज द फोर्थ यूनिट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड थर्मोडायनेमिक्स बुक ऑफ बीएससी सेकेंड ईयर। लेटेंट हीट और ट्रिपल पॉइंट के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स इंट्रोडक्शन, फर्स्ट टॉपिक इज फेसेस एंड फेस चेंज। फेसेस और फेस चेंज क्या होते हैं? अगर हम कोई भी सब्सटेंस लेके चले, कोई भी सब्सटेंस जब हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई यहाँ पर सब्सटेंस लेके चल रहे हैं, मान लो वो सब्सटेंस बिगिनिंग में सॉलिड फॉर्म में है, तो जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो कुछ टाइमिंग के बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से अगर वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा फिर कुछ टाइमिंग के बाद वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका कहने का मतलब क्या है? यहाँ पर कोई सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद डिफरेंट फेसेस में कन्वर्ट होता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिफरेंट फेसेस ऑफ द सब्सटेंस। इस सब्सटेंस की डिफरेंट फेसेस हैं। वो डिफरेंट फेसेस क्या थे? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो यहाँ पर इसका मतलब जो सब्सटेंस होता है जब भी हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वहां पर वेरियस फेज में वो चेंज हो जाता है सब्सटेंस। लेकिन कुछ लिक्विड ऐसे होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो किसी और फेज में कन्वर्ट नहीं होते। लाइक कहने का क्या मतलब है? जैसे अगर हम यहाँ पे लिक्विड हीलियम की बात करें और टेम्परेचर 2.19 केल्विन से कम की बात करें, तो क्या होता है? हीलियम का जो ये लिक्विड है में जो ये सब्सटेंस है ये दो हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। एक तो हीलियम 1 होता है और एक हीलियम 2 है। यहाँ पे ये हीलियम 1 और हीलियम 2 में कन्वर्ट रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं होता। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस जो 3 फॉर्म बनती हैं उनमें वो कन्वर्जन नहीं होती। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, चाहे ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, चाहे ये इन्वॉल्व कर रहा है, वहां पर उसके फेसेस में कोई भी चेंज नहीं होता। ऊपर अभी हमने क्या कहा? ऊपर हमने ये कहा कि कोई भी सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब करता है तो वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ पे कन्वर्जन अक्कर होता है, दैट मीन्स जहाँ पर डिफरेंट फेसेस आते हैं सब्सटेंस के, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फेस चेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोला जाता है? फेस चेंज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लेकिन जहां पर सब्सटेंस में चेंजेस नहीं आते, मीन्स वो 3 डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं होता, उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है फेस चेंज ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पर जो, अगर हम यहाँ पे फेस चेंज ऑफ सेकंड ऑर्डर का मतलब क्या था, हमने जो एग्जांपल लिया वो हमने लिक्विड हीलियम का एग्जांपल लिया था। तो जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस किसी दूसरे फेस में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब यहाँ पे कुछ बातें ध्यान रखना। जब भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जिस टेम्परेचर पे वो कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जहां पे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। जहां पर सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, दैट मीन्स गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब क्या है? अभी हमने ऊपर ये बात पढ़ी कि कोई भी सब्सटेंस जब हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो किसी दूसरे फेस में कन्वर्ट हो जाता है। अब कुछ बात ध्यान रखना, जब भी कोई सब्सटेंस किसी दूसरे फेस में कन्वर्ट होता है तो उस टाइमिंग पे टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं होता। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस टाइमिंग पे कोई सब्सटेंस अगर हीट लेता है, हीट को लेने के बाद वो किसी दूसरे फेस में कन्वर्ट होता है, तो उस टाइमिंग पे उस हीट को लेटेंट हीट बोला जाता है। तो लेटेंट हीट यहाँ पर क्या है? लेटेंट हीट एक वो हीट है जिसमें सब्सटेंस एक फेस से दूसरे फेस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन वहां पे टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर ये कहा जाए कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड का मतलब ये है कि कोई सब्सटेंस बिगिनिंग में सॉलिड था, उसने हीट ली, हीट लेने के बाद वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, कांस्टेंट है टेम्परेचर। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है? कोई सब्सटेंस लिक्विड में था, हीट लेने के बाद वो कन्वर्ट हो गया गैसेस स्टेट में, लेकिन वहां पे टेम्परेचर में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। सो दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन और द क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन। फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन का मतलब देखो क्या है? एक साइंटिस्ट थे
वैसे ये दो साइंटिस्ट हैं, क्लैसियस अलग है, क्लैप्रियन अलग है। सबसे पहले क्या हुआ था, क्लैप्रियन साइंटिस्ट ने अपनी कुछ इन्वेंशन की थी, कुछ इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन 1834 में दी थी। उसके बाद क्लॉसियस साइंटिस्ट ने मिल के उस पर कुछ मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन करने के बाद जो फाइनल इक्वेशन बनी थी, दिस इज कॉल्ड द क्लैसियस क्लैप्रियन इक्वेशन। तो इस टॉपिक में हम उस क्लैसियस क्लैप्रियन इक्वेशन को डिराइव करेंगे कि उसमें क्या कहा गया था। देखिए, इसको डिराइव करने के लिए हम यहाँ पर एक फिगर कंसिडर कर रहे हैं। इस फिगर में क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में ग्राफ बन रहा है। वो ग्राफ इस टाइप का बन रहा है, एक तो ग्राफ ABCD बना है और एक ग्राफ EFGH बना है। सबसे पहले ABCD की बात करते हैं। जब हम AB की बात कर रहे हैं तो AB वाले ग्राफ के अंदर ये शो हो रहा है कि सब्सटेंस कंप्लीटली वेपर स्टेट में है। उसके बाद जब B से C तक जा रहा है तो उस टाइमिंग पे सब्सटेंस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स वेपर में भी और लिक्विड में भी। और जब C से D पे जा रहा है तो सब्सटेंस कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे ही अगर हम EFGH ग्राफ की बात करते हैं तो EF के टाइमिंग पे सब्सटेंस वेपर स्टेट में है, FG के टाइमिंग पे सब्सटेंस दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है और GH के टाइमिंग पे सब्सटेंस कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है। देखिए यहाँ पर अब कैसे काम हो रहा है, जब भी ये कन्वर्जन अकर होता है तो हमने अभी पीछे पढ़ा था कि वहां पर टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे सब्सटेंस वेपर से कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइमिंग पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट चलेगा। वो टेम्परेचर अभी हम यहाँ पर T लेट करके चल रहे हैं, दैट मीन्स इस पूरे प्रोसेस के टाइमिंग पे वो आइसोथर्मल की तरह बिहेव कर रहा है। सिमिलरली नीचे भी क्या था, कंप्लीटली सब्सटेंस वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस टाइमिंग पे टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट चलेगा। तो वो टेम्परेचर अभी हम यहाँ पे T-DT ले रहे हैं। तो हमने यहाँ पर ये लेट कर लिया, जब टेम्परेचर T था उस टाइमिंग पे प्रेशर P है, जब टेम्परेचर T-DT है उस टाइमिंग पे प्रेशर जो है वो P-DT है। अब ये वाली जो कर्व बन रही है, दिस इज कॉल्ड द आइसोथर्मल कर्व। सिमिलरली नीचे वाली कर्व भी क्या है, आइसोथर्मल कर्व है। जब टेम्परेचर T है प्रेशर P है, जब टेम्परेचर T-DT है तो उस टाइमिंग पे जो प्रेशर है वो P-DP हो गया है। अब यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ पर CL एक लाइन को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर देखो जो L पॉइंट हमारे पास आया है वो अप्रोक्सीमेट G के काफी पास है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो यहाँ पर CL है वो CG अप्रोक्सीमेट सेम ही है। तो हमने यहाँ पर CL एक लाइन को ड्रॉ किया। जो लाइन हमने यहाँ पर CL ड्रॉ की है, साथ में हमने एक BM लाइन को ड्रॉ किया। ये दोनों लाइन हमने अभी ऐसे ड्रॉ की हैं कि दोनों को हमने एडियाबैटिक लेट कर दिया। यहाँ पे CL भी एडियाबैटिक है और जो BM है वो भी एडियाबैटिक है। तो अगर हम यहाँ पर इस पूरे की बात करें, मीन्स अगर हम यहाँ पर CBMLC इसकी बात करें तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, तो अब ये कार्नोट इंजन की तरह बिहेव कर रहा है। कार्नोट इंजन का एक आर्टिकल था, उस आर्टिकल के बीच में भी PV डायग्राम के अंदर एक आपके पास इस टाइप से क्लोज्ड कर्व बनती है जिसमें दो लाइनें तो आइसोथर्मल होती हैं और दो लाइनें आपके पास एडियाबैटिक होती हैं। अब यहाँ पे क्या है, जब कार्नोट इंजन की बात करते हैं तो उस टाइमिंग पे आपके पास कुछ रिजल्ट निकलते हैं, जैसे एफिशिएंसी का रिजल्ट होता है, तो यहाँ पर उन रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या क्या काम हो रहा था ये देखने के लिए, पहले अगर हम C पॉइंट पे बात करें, C पॉइंट से सब्सटेंस कहाँ गया था, B पॉइंट पे। यहाँ पे गैस एक्सपेंड हो रही है तो वॉल्यूम में V1 से लेके V2 चेंज हो गया है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर T है। अब यहाँ पर सब्सटेंस कंप्लीटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो हीट हम यूज करेंगे वो लेटेंट हीट होगी। ऐसे ही B से लेके M में क्या हुआ, वो एडियाबैटिक का प्रोसेस हो गया। यहाँ से F से लेके C में या M से लेके L में क्या हुआ, सब्सटेंस फिर से क्या था, आइसोथर्मल की स्टेट में। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन अकर हो रही है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, V2 से V1 बन चुका है और इस टाइमिंग पे आपके पास जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो एडियाबैटिक का ग्राफ बन रहा है। तो इसके बेसिस पे अब हम यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर इस टाइमिंग पे जो हम यहाँ पे लेटेंट हीट लेट करके चल रहे हैं, वो मान लो लेटेंट हीट हमारे पास L चल रही है और यहाँ के लिए जो लेटेंट हीट है वो हमारे पास L-DL चल रही है। यहाँ पर सब्सटेंस कंप्लीटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से भी सब्सटेंस कंप्लीटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है।
तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर इन्होंने इनके अंदर यही बात बताई गई है कि कार्नोट इंजन में किस टाइमिंग पे वो आइसोथर्मल था और किस टाइमिंग पे वो एडियाबैटिक बन गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है, जो DL है वो DW के इक्वल है, क्योंकि सब्सटेंस क्या था, जब वो यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पर तो लेटेंट हीट L चल रही थी, यहाँ पर लेटेंट हीट L माइनस DL चल रही है, तो चेंज इन लेटेंट हीट कितना है, चेंज इन लेटेंट हीट DL हो रही है। तो इस दर से लेके इतने में उसने कितना काम किया, वो काम यहाँ पे वर्क के इक्वल होगा, और यहाँ से लेके यहाँ के काम को हम DW से डिफाइन करे हैं, तो तभी इसने कहा यहाँ पर जो हम DL यूज करेंगे वो DW के इक्वल होगा। अब हम एफिशिएंसी की वैल्यू या एफिशिएंसी के फॉर्मूलेस को यूज कर लेते हैं। कार्नोट इंजन के अंदर एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दिस इज DW अपॉन Q। DW जस्ट अभी हमने पढ़ा वो DL के इक्वल होता है, और जो Q हीट है, हीट की जगह हम यहाँ पर लेटेंट हीट की बात कर रहे हैं, तो DL अपॉन में L हो जाएगा। यहाँ पर एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 भी होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला कार्नोट इंजन के केस में। हमारे केस में T2 और T1 की वैल्यूज क्या चल रही हैं बेटा, जो ऊपर वाला टेम्परेचर होता है दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, और सोर्स के टेम्परेचर को हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे वाला जो टेम्परेचर होता है दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक, सिंक के टेम्परेचर को हम T2 से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स यहाँ पे T1 की जो वैल्यू है वो T चल रही है, T2 की वैल्यू T माइनस DT चल रही है, तो इन वैल्यूज को सिर्फ इस इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं। 1 माइनस T2 अपॉन T1, T2 की जगह T माइनस DT पुट कर दिया, T1 की जगह हमने T पुट कर दिया। जब अब आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके यहाँ पे T माइनस T प्लस DT बन जाएगा, T से T कैंसिल तो DT अपॉन T बन गया। तो एफिशिएंसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो फॉर्मूला ये आ चुका है। दूसरा हम वर्क डन फिर से निकालते हैं कि यहाँ से फ्रॉम द ग्राफ वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, वो निकालने के लिए हमने क्या किया, ये CBMLC लेके चले। पीवी डायग्राम का एक रूल ये भी होता है कि अगर आपको वर्क डन निकालना हो दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व, दैट मीन्स इसका एरिया कितना है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द वर्क डन। और जो ये बन रहा है ये आपके पास क्या बन रही है, दिस इज द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ यहाँ पे क्या चल रही है V2 माइनस V1 अगर हम ग्राफ से देखें, और ब्रेड्थ का मतलब ये है, अब ये ब्रेड्थ अगर ग्राफ से देखें ये P है, ये P माइनस DP है, सो दैट मीन्स दिस विल बिकम DP, तो ये आपके पास DP हो जाएगी, तो DP इंटू में V2 माइनस V1। तो हम बेटा यहाँ से ये कह सकते हैं कि आपके पास जो एरिया बनेगा तो वो DP V2 माइनस V1 बनेगा। ये किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आपके पास वर्क की। इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, यहाँ पे ईटा दैट मीन्स एफिशिएंसी इज इक्वल टू DW अपॉन Q। DW की जगह DP V2 माइनस V1 अपॉन में Q की जगह हमने L पुट कर रहे हैं, क्योंकि Q और L यहाँ पर इक्वल है ना। तो जो नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ये बन जाएगी DP V2 माइनस V1 अपॉन L, दिस इज इक्वल टू DT अपॉन T। राइट हैंड साइड वाला फैक्टर जो है वो अभी हमने एज इट इज रख दिया। तो यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को कैलकुलेट करें तो DP अपॉन DT को यहाँ ले आए, L अपॉन T को वहां ले गए, तो L अपॉन T V2 माइनस V1। तो जो ये रिलेशन है दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज करने के बाद प्रेशर में कितना चेंज होगा, तो वो रिलेशन दिस इज कॉल्ड द क्लासियस-क्लैपियन इक्वेशन, और इसी को फर्स्ट इक्वेशन भी बोला जाता है क्लासियस-क्लैपियन की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। प्रेशर का इफेक्ट क्या होगा अगर हम बॉइलिंग पॉइंट के लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ चेंज करते हैं। तो देखिए बेटा क्या है, अभी तक जो हम ऊपर आर्टिकल पढ़ रहे थे उस आर्टिकल में क्या था, जो सब्सटेंस था वो कंप्लीटली वेपर स्टेट से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका है, या लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हुआ है, जो अभी तक हमने आर्टिकल किया है। ऐसे आप सॉलिड से लिक्विड का भी कर सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड का करेंगे तो आपके पास सिचुएशन सबकी सब सेम आएगी, और जो इक्वेशन बनेगी फाइनल इक्वेशन भी वही बन जाएगी। तो देखो अभी तक जो हमने ये आर्टिकल किया था उसमें हमने लिक्विड से वेपर स्टेट में चेंज को दिखाया था। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि अगर हम प्रेशर में कुछ चेंजेस करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट में किस अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो इसको दिखाने के लिए अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें, देखो ये ध्यान रखना, जब भी कोई सब्सटेंस लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है तो हमेशा वॉल्यूम इंक्रीज होता है।
अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो अगर हम इस इक्वेशन से देखें, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम हमेशा इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा होगा, तो इसका मतलब V2 माइनस V1 हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। और जो L और T है, ये L और T होगा, लेटेंट हीट भी हमेशा पॉजिटिव होती है, टेम्परेचर भी हम पॉजिटिव दिखाते हैं। इसका मतलब राइट हैंड साइड जो है वो कम्प्लीटली क्या होगी, वो कम्प्लीटली हमारे पास पॉजिटिव होगी। अब अगर ये पॉजिटिव है, इसका मतलब dP अपॉन dt भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब यह है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट पे ये चेंजेस होगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा। ये ध्यान देना बेटा, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये है कि सब्सटेंस लिक्विड से वेपर केस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। और उस टाइमिंग पे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा। ऐसे जो नेक्स्ट है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड। मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज होगा अगर हम प्रेशर में चेंजेस करें। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है, सब्सटेंस ऑफ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब अब जो सिचुएशन होगी, ग्राफ तो हमारे पास सेम बनेगा, लेकिन सब्सटेंस ऑफ सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है, और कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पर आइस का केस लें, आइस एक ऐसा सॉलिड है जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां पे वॉल्यूम में डिक्रीमेंट होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम डिक्रीज है, इसका मतलब फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से कम होता है। इसका मतलब V2 माइनस V1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव है, ऊपर वाली इक्वेशन से अगर हम देखें, अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है, L और T हमारे पास शुरू से पॉजिटिव ही चल रही है, तो अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब dP अपॉन dt नेगेटिव हो जाएगा। ये नेगेटिव होगा तो इसका मतलब जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, जहां पर V2 माइनस V1 डिक्रीज होता है, नेगेटिव आएगा, तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। और जहां पे ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी तो उस केस में प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो ये आपके पास कुछ आर्टिकल थे। नेक्स्ट इज द सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन। फर्स्ट लेटेंट हीट इक्वेशन हमने पढ़ ली, अब हम सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन पढ़ेंगे। सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन क्या होती है, ये हमें वेरिएशन बताती है, चेंज बताती है लेटेंट हीट ऑफ ए सब्सटेंस विद टेम्परेचर। पिछली जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रहा है। ये बताएगी कि लेटेंट हीट कैसे चेंज होती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर में कुछ चेंजेस करते हैं। इसको बताने के लिए अगेन हम कुछ चीजें लेट करे हैं। इसके लिए बेटा हम ये वाली फिगर फिर से कंसीडर करे हैं। इस फिगर का ये जो पोर्शन है GCBFG, हम इसकी बात करें हैं। G पॉइंट से हम स्टार्ट करें हैं। G पॉइंट से सब्सटेंस जब C पे जा रहा है, कौन सा चेंज था, एडियाबैटिक चेंज हो रहा है। एडियाबैटिक के टाइमिंग पे जब सब्सटेंस यहाँ से यहाँ पर जाएगा तो वहां पर वो किसी हीट को, मीन्स हीट जो होगी वो वहां पे कांस्टेंट होगी। उस हीट की वैल्यू क्या होगी, आपने स्पेसिफिक हीट की टर्म में एक फॉर्मूला पढ़ा था C डेल्टा T। वैसे MC डेल्टा T ये फॉर्मूला होता है। मास ऑफ ए सब्सटेंस हम यहाँ पे 1 ग्राम लेके चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला ये वैल्यू क्या बन जाएगी, C1 dt। आपके पास फॉर्मूला MC डेल्टा T होता है, M की वैल्यू 1 होगी, स्पेसिफिक हीट हम C1 लेट करके चल रहे हैं। डेल्टा T मतलब टेम्परेचर में चेंजेस, और टेम्परेचर में जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे dt का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे C1 dt बन जाएगी। मीन्स यहाँ पे हीट की वैल्यू इस G से लेके C तक में क्या है, C1 dt। अब इतने पार्ट में क्या था, इतने पार्ट में सब्सटेंस कंप्लीटली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइमिंग पे जो हीट होती है वो हम लेटेंट हीट लेके चलते हैं। लेटेंट हीट हमने क्या मान ली, लेटेंट हीट हम यहाँ पर L लेके चल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक भी एडियाबैटिक है। यहाँ पर देखो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था, यहाँ भी सिंक की तरह बिहेव करता है। सोर्स सिंक को हीट देता है, उस हीट की वैल्यू कैसे निकलेगी, वही MC डेल्टा T वाले फॉर्मूले से ही वो वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, वो अब यहाँ पर C2 dt बन जाएगी। ठीक है।
ये C2DT बन गई। और यहाँ पर क्या हुआ, जब F से G की बात की, सब्सटेंस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होने के कारण जो हीट चलेगी वो लेटेंट हीट होगी, जिसको हमने यहाँ पर L माइनस DL ऐड करके चल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज आ चुकी है हीट की। तो यहाँ पर टोटल नेट अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, फर्स्ट हीट C1DT, सेकेंड प्लस L, थर्ड माइनस C2DT, माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हीट रिजेक्ट होती है, और ऐसे ही L माइनस DL बिकॉज इट गिव्स आउट द हीट टू द सिंक। तो आपके कारण यहाँ पर इस कारण से वो नेगेटिव होगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू हो चुकी है, ये हमारे पास नेट हीट की वैल्यू आ चुकी है। अब बेटा जो हमारे पास नेट हीट की वैल्यू आई है, दिस मस्ट बी इक्वल टू द वर्क डन, क्योंकि काम ही हो रहा था यहाँ पर यहाँ से वहां तक जाने के लिए। तो वर्क डन किसके इक्वल है, वर्क डन हमने अभी पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व होता है, और एरिया यहाँ पे किसका लेंगे, रेक्टेंगल का, वो एरिया DP V2 माइनस V1 बन गया था। यहाँ पे क्लासेस क्लैप्रियन की जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आपके पास ये चल रही थी, यहाँ पे सिर्फ कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई करे हैं, ये हो जाएगा DP V2 माइनस V1 L अपॉन T, और जो ये DT अपॉन में था इसको हम यहाँ लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। अब हमने भी ऊपर कहा था कि जो वर्क डन है वो नेट हीट के इक्वल है, तो तभी इसकी जगह हमने नेट हीट वाली वैल्यू को पुट कर दिया जो भी हमारे पास पीछे कैलकुलेट हुई थी। C1 माइनस C2 DT प्लस में DL हो गया, राइट हैंड साइड पे L DT अपॉन T एज इट इज चल रहा था। यहाँ वहाँ कुछ कैलकुलेशन करे हैं, पर DL को पहले वहां लेके आपके पास ये बन जाएगा। फिर इस DT को हम अपॉन में ले आए हैं, ये जब अपॉन में लेके आए यहाँ पर तो DT से DT कैंसल, और ये DT इसके नीचे आ जाएगा DL अपॉन DT। तो C1 माइनस C2 के लिए तो फॉर्मूला ये बन चुका है, और अगर C2 माइनस C1 निकालेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो DL अपॉन DT माइनस L अपॉन T। दैट मीन्स लेटेंट हीट का टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, दिस इज डिफाइंड बाय द सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन और सेकेंड क्लैप्रियन-क्लॉसियस इक्वेशन। तो ये आपके पास सेकेंड लेटेंट हीट इक्वेशन थी। चलिए बेटा आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट हम न्यू क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम।